Good morning, students. Welcome to this MHRM lecture module 2. If you remember, last lecture we had started with module 2. Module 2 का नाम है मार्केटिंग डिसीजंस पार्ट 1. 3 टॉपिक्स, तीनों के ऊपर एक एक सवाल आएगा. आपको 2 अटेम्प्ट करना है, एक ऑप्शन में छोड़ देना है. Last lecture we started with the introduction in which I told you कि भी मार्केटिंग मिक्स क्या होता है. आई टोल्ड यू दैट मार्केटिंग मैनेजर का काम जो है वो एक भेलपुरी वाले की तरह होता है, जिसे सभी इंग्रेडिएंट्स में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे 4 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं. प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है और प्रमोशन है, जिसे उसे ऑप्टिमम वे में कंबाइन करना है. इन चारों को ऑप्टिमम तरीके से कंबाइन करने की वजह से जो है सक्सेसफुल मार्केटिंग मिक्स तैयार होता है. मैंने आपको एक किताब का मेंशन किया था जो ई जेरोम मकार्थी ने लिखी थी इन द ईयर 1960. उस किताब का नाम है बेसिक मार्केटिंग, जिसमें उन्होंने डिफाइन किया था मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग. मैंने आपसे कहा था मार्केटिंग वेरिएबल्स जिनको हम कंबाइन करते हैं टू सेल ए प्रोडक्ट टू द टारगेट मार्केट. एंड सिमिलरली डेफिनेशन ई जेरोम मकार्थी ने क्या कहा था, द बेसिस ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ 4 की वेरिएबल्स, नेमली प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. 4 वेरिएबल्स को ऑप्टिमम वे में कंबाइन करना. एंड देन वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स. एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स का आपको ये क्वेश्चन जो है आपकी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा पेज नंबर 85 ऑनवर्ड्स. आपको याद करा दूं कि मैंने जैसा कि लास्ट लेक्चर में कहा था कि अर्लियर स्टेजेस में, यानी कि जब वो किताब आई थी बेसिक मार्केटिंग, उसमें केवल 4 पीस को एक्सप्लेन किया गया था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. बदलते हुए समय के हिसाब से 3 पी और ऐड किए गए, पेस, पैकेजिंग एंड पोजीशनिंग. और साथ साथ में मैंने आपसे क्या कहा था कि ये 4 और 3 7 पीस जो है, ये 4 और 3 7 पीस गुड्स के लिए है, लेकिन हम सर्विसेज की भी मार्केटिंग करते हैं. और सर्विसेज की मार्केटिंग में 4 पीस मैंने आपको और बताए थे. उन 4 पीस में पीपल है, फिजिकल एविडेंस है, प्रोसेस है, और एक 11वां पॉइंट भी है प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी. अब हमारे 7.5 मार्क्स के लिए मैंने आपसे कहा कि जब आप लिखेंगे तो कम से कम 8 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट. तो मैंने 10 लिए हैं, 11th वाला पॉइंट नहीं लिया है. इनमें से 2 पॉइंट्स को हम डिटेल में लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके थे. इफ यू रिमेंबर, इन अवर लास्ट लेक्चर हमने फर्स्ट 4 पीस में से 2 पी डिस्कस कर लिया था. प्रोडक्ट का मतलब मैंने आपसे कहा था कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, एनीथिंग दैट इज ऑफर्ड इन द मार्केट फॉर अटेंशन, एक्विजिशन एंड कंजम्पशन. यानी कि प्रोडक्ट कोई भी चीज हो सकती है जो कि मैं मार्केट में ऑफर करता हूं ताकि लोग उसे देखें, देख के पसंद करें, पसंद करके खरीदें और खरीदने के बाद उसे इस्तेमाल करें. यह प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, यह प्रोडक्ट सर्विसेज भी हो सकता है, यह प्रोडक्ट आइडियाज भी हो सकता है. क्योंकि हम मार्केटिंग जब करते हैं तो दिस मार्केटिंग इज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड आइडियाज. प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, नहाने का साबुन हो सकता है, वेफर हो सकता है, सर में लगाने का तेल हो सकता है, या खाना पकाने का कुकिंग ऑयल हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, शूज या घड़ी हो सकता है, टाइटन का चश्मा हो सकता है, टाइटन की घड़ी हो सकता है, एनीथिंग. एयरलाइंस की सर्विसेज या इंश्योरेंस की सर्विसेज, इट कैन बी एनीथिंग जो हम ऑफर कर रहे हैं इन द मार्केट, ताकि लोग उसे देख के पसंद करें,
पसंद करने के बाद खरीदें और खरीदने के बाद इस्तेमाल करें। अब प्रोडक्ट के लिए हो सकता है कंपनी सिंगल ब्रांड स्ट्रेटेजी फॉलो करती हो सकता है मल्टी ब्रांड स्ट्रेटेजी फॉलो करती हो। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सिंगल ब्रांड स्ट्रेटेजी में अमूल का नाम आता है, जहां पर कंपनी चाहे कोई भी प्रोडक्ट, चाहे दूध हो, चाहे मक्खन हो, चाहे लस्सी हो, चाहे छाछ हो, हर एक को अमूल का नाम दिया है, दैट्स ए सिंगल ब्रांड स्ट्रेटेजी। कुछ कंपनियां मल्टी ब्रांड स्ट्रेटेजी का भी इस्तेमाल करती है। इस मल्टी ब्रांड स्ट्रेटेजी में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड वॉशिंग पाउडर बनाता है और ये वॉशिंग पाउडर, एक वॉशिंग पाउडर वो सर्फ ब्रांड नेम से बेचता है और दूसरा वॉशिंग पाउडर वो व्हील ब्रांड नेम से बेचता है। सो यू कैन हैव मल्टी ब्रांड स्ट्रेटेजी। कंपनी कोर लाइन बिजनेस भी फॉलो कर सकती है प्रोडक्ट के लिए, या डाइवर्सिफाइड लाइन बिजनेस भी कर सकती है। कोर लाइन बिजनेस में मैंने आपको एग्जांपल दिया था मारुति का, जो कि सिर्फ कार्स मैन्युफैक्चर करता है। डाइवर्सिफाइड लाइन बिजनेस में मैंने आपको एग्जांपल दिया था महिंद्रा एंड महिंद्रा का, जो कार्स भी मैन्युफैक्चर करता है, ट्रैक्टर्स भी बनाता है, टू व्हीलर्स भी बनाता है, ट्रक भी बनाता है और पिकअप वैन्स भी बनाता है, एसयूवीज भी बनाता है। दैट इज डाइवर्सिफाइड लाइन बिजनेस। ये हमने फर्स्ट पी में डिस्कस किया था, दैट इज प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के बाद नेक्स्ट पी जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, दैट इज प्राइस। प्राइस मैंने आपसे कहा था कि प्राइस क्या है? प्राइस इज द एक्सचेंज वैल्यू एट विच द बायर बाइज एंड द सेलर सेल्स। ये जो प्राइस है ये सही होना बेहद जरूरी है, यानी कि आप ना तो ओवर प्राइसिंग करेंगे ना तो अंडर प्राइसिंग करेंगे। प्राइस सही होना चाहिए एंड इट शुड बी इन लाइन विद द कॉम्पिटिटर्स। सही प्राइस फिक्स करने के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, यू नीड टू कंसीडर सर्टेन फैक्टर्स। आपको कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने होंगे। कौन से हैं वो फैक्टर? सबसे पहले तो मुझे कंसीडर करना होगा कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, उसके हिसाब से मैं प्राइस को डिसाइड करूंगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ मुझे अपनी कॉर्पोरेट इमेज का भी देखना होगा कि मेरी कॉर्पोरेट इमेज कैसी है, उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड करूंगा। कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, उसका परचेजिंग पावर कितना है, उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड करूंगा। मार्केट में कंपटीशन कितना है, उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड करूंगा। इन सारे फैक्टर्स को तय करने के बाद आई विल डिसाइड द राइट प्राइस। एक बात ध्यान में रखना, अगर कीमत सही होगी तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल होगा, और अगर कीमत सही नहीं होगी तो आपका प्रोडक्ट अच्छा होने के बावजूद भी मार्केट में फ्लॉप हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाई द प्राइस मस्ट बी राइट। ये दो पीस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। अब तीसरा पी हम आते हैं, दैट इज प्रमोशन। प्रमोशन किया जाता है कंपनी के प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए, और कंपनी अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए जो कोई भी एक्टिविटीज करती है उन एक्टिविटीज को हम प्रमोशन कहते हैं। तो प्रमोशन जो है ना, इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज in order to communicate and persuade the customer। कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, कस्टमर को अपना प्रोडक्ट खरीदने के हिसाब से परसुएड या राजी करने के लिए कंपनी जो भी एक्टिविटीज करती है उन एक्टिविटीज को हम प्रमोशन कहते हैं। सर, इस कम्युनिकेट करने के लिए और परसुएड करने के लिए कंपनी क्या करती है? कंपनी एडवर्टीजमेंट करती है। एडवर्टीजमेंट के साथ साथ कंपनी पब्लिसिटी भी करती है। एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी के अलावा कंपनी जो है
सेल्स प्रमोशन के मेजर्स इस्तेमाल करती है। इस सेल्स प्रमोशन के मेजर्स में डिस्काउंट देना, फ्री गिफ्ट्स बांटना, फ्री सैंपल्स देना, ये सारा सेल्स प्रमोशन मेजर्स में आता है। प्रीमियम ऑफर्स रखना, एक्सचेंज ऑफर रखना, ये सब सेल्स प्रमोशन में। और इसके अलावा कस्टमर को कन्विंस या राजी करने के लिए, उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए सेल्समैनशिप किया जा सकता है। सेल्समैनशिप के साथ साथ कई कंपनियां प्रमोशन करने के लिए पब्लिक रिलेशंस भी फॉलो करती है। दे डू पब्लिक रिलेशंस। बहुत सारी कंपनियां आजकल फेसबुक पे अकाउंट चलाती है। आपको क्या लगता है ये कंपनी टाइम पास के लिए फेसबुक का अकाउंट चलाती है? नहीं, ये फेसबुक का अकाउंट पब्लिक के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए है, क्योंकि पब्लिक के साथ अच्छे रिलेशंस होंगे तो ही वो हमारे प्रोडक्ट को बार बार खरीदेंगे। सो दैट इज प्रमोशन। अब प्रमोशन के अंदर तकरीबन 2 प्रकार की स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया जाता है। दैट मीन्स देयर आर 2 स्ट्रैटेजीज। इन 2 स्ट्रैटेजीज में एक आता है पुल स्ट्रैटेजी और दूसरा आता है पुश स्ट्रैटेजी। अब यह पुल स्ट्रैटेजी क्या है? पुल स्ट्रैटेजी जो है वो ग्राहक को अपने प्रोडक्ट की तरफ खींचने के लिए होता है। सो इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कस्टमर to attract or to pull the customer towards our product. That is pull strategy. इस पुल स्ट्रैटेजी में हम सेल्स प्रमोशन में ग्राहक को डिस्काउंट ऑफर करेंगे, फ्री सैंपल्स देंगे, फ्री गिफ्ट देंगे, जिसकी वजह से ग्राहक खींचा चला आएगा और हमारा प्रोडक्ट परचेज करेगा। इस पुल स्ट्रैटेजी के अलावा दूसरी स्ट्रैटेजी जो है दैट इज पुश स्ट्रैटेजी। पुश स्ट्रैटेजी जो है ना, ये हम डीलर्स के लिए रखते हैं। डीलर्स वो है जो हमारा प्रोडक्ट फाइनल कंज्यूमर को बेचेंगे। तो यही वो लोग हैं जो हमारे प्रोडक्ट को पुश करेंगे टुवर्ड्स द कस्टमर। कि भाई मान ले सोनी कंपनी है, विजय सेल्स को पुश स्ट्रैटेजी में 2% एक्स्ट्रा कमीशन देती है। अब ग्राहक दुकान में आकर के कोई भी टीवी मांगेगा, विजय सेल्स वाला उसको सोनी का टीवी दिखाएगा। क्यों? क्योंकि सोनी कंपनी ने उसको 2% एक्स्ट्रा कमीशन दिया है। सो दैट इज पुश स्ट्रैटेजी। ये डीलर्स के लिए होता है, ताकि क्या है, इसकी वजह से डीलर्स हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में पुश करने की कोशिश करते हैं कि भाई ग्राहक कोई भी प्रोडक्ट मांगे वो पहले हमारा प्रोडक्ट उसको दिखाएगा और कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि ये प्रोडक्ट परचेज करो। सो दैट इज 2 स्ट्रैटेजीज। पुल स्ट्रैटेजी जो कि ग्राहक को आकर्षित करने के लिए होती है, पुश स्ट्रैटेजी जो डीलर्स को कन्विंस करने के लिए कि भाई आप हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में पुश करें। दैट इज प्रमोशन, 3rd P। अब आता है 4th P यानी कि प्लेस। प्लेस को सिंपल भाषा में हम कहते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस मीन्स फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देख, मेरा प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा है, उसका प्राइस भी मैंने एकदम सही फिक्स किया है, टेलीविजन न्यूज़पेपर्स के जरिए मैं उसका भरपूर प्रचार भी कर रहा हूं, लेकिन अगर मेरा यह प्रोडक्ट मार्केट तक ना पहुंचे, ग्राहक तक ना पहुंचे, तो यह प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है। मार्केट में दूध बना करके बेचने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बेचती है, लेकिन इनमें सबसे सक्सेसफुल है अमूल। और उनका टैगलाइन क्या कहता है? अमूल दूध पीता है इंडिया। इंडिया क्यों अमूल का दूध पीता है? क्योंकि अमूल का दूध हर गली, हर नुक्कड़, हर गांव, हर शहर में मिलता है। आपका अगर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क जबरदस्त है, सुबह 5 बजे से लेके रात में 10 बजे तक आप शहर के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको अमूल का दूध मिल जाएगा।
और इसीलिए लोग अमूल का दूध पीते हैं और उसे खरीदते हैं। सो प्लेस में आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्लेस का मतलब क्या होता है? प्लेस का मतलब होता है ऑल एक्टिविटीज अंडरटेकन टू मेक प्रोडक्ट अवेलेबल। ग्राहक को मेरा प्रोडक्ट मिल सके, इसके लिए मैं जो भी एक्टिविटीज करता हूं वो प्लेस में या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। क्या है? ग्राहक को प्रोडक्ट रेगुलरली मिलेगा तभी वो खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा। कुछ साधारण से ब्रांड है, कोई बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन लार्जेस्ट सेलिंग है। तेरे को डार्क फैंटेसी बिस्किट हर गली, हर शहर, हर गांव में नहीं मिलेगा, लेकिन पार्ले जी तेरे को हर जगह मिल जाएगा। और इसीलिए सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट है पार्ले जी। ग्राहक को मिलना तो चाहिए। बेचारा ग्राहक टेलीविजन में तेरे प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट देख के दुकान पे जाएगा और अब दुकानदार उसको बोलेगा कि नहीं, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, ग्राहक दोबारा तेरा प्रोडक्ट मांगेगा भी नहीं। सो योर प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल, रेगुलरली अवेलेबल। और उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाने के लिए हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेस। सर इसमें हम एक्टिविटीज करते कौन सी है? देखिए, इसमें हम सबसे पहले तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करते हैं। वी डिसाइड अबाउट द चैनल्स, कि कौन से चैनल के जरिए मेरा प्रोडक्ट ग्राहक तक पहुंचेगा। इसमें डायरेक्ट चैनल भी हो सकता है, इनडायरेक्ट चैनल भी हो सकता है। जाहिर बात है, इन चैनल्स में होलसेलर्स होंगे, रिटेलर्स होंगे, डीलर्स होंगे, उनको कमीशन भी देना पड़ेगा, यानी कि चैनल का रेम्यूनरेशन। आई विल हैव टू डिसाइड द चैनल्स रेम्यूनरेशन, कि भाई उनको कितना कमीशन देना है। देख, चैनल वालों को यानी कि होलसेलर, रिटेलर को अच्छा कमीशन देंगे ना, तो वो हमारा प्रोडक्ट बेचने में इंटरेस्ट दिखाएंगे, नहीं तो वो हमारा प्रोडक्ट बेचने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। इसके अलावा हमें ट्रांसपोर्ट का ख्याल करना होगा, वेयर हाउसिंग का ख्याल करना होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउसिंग के जरिए ही हमारा प्रोडक्ट हर शहर तक, हर गली तक, हर नुक्कड़ तक पहुंच पाएगा। सो दैट इज प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो इंटरमीडियरीज है उनको दिया जाने वाला रेन्यूमरेशन है, ट्रांसपोर्ट है, वेयर हाउसिंग है, ये सारी लॉजिस्टिक्स आती है, जिसके जरिए मेरा प्रोडक्ट ग्राहक तक पहुंचेगा। ये हो गए ट्रेडिशनल 4 P's, जो के बेसिक मार्केटिंग किताब के अंदर आपको एक्सप्लेन किए गए थे। बदलते हुए समय के हिसाब से 3 P's और ऐड हो गए। वो 3 P's में पेस है, पैकेजिंग है और पोजीशनिंग है। सबसे पहले बात करते हैं पेस। पेस का मतलब क्या होता है? पेस का मतलब होता है स्पीड एट विच मार्केटिंग डिसीजंस आर टेकन। आप किस तेजी से मार्केटिंग के डिसीजंस लेते हैं, यह भी बहुत जरूरी है। जहां मिला मौका लगा दिया चौका। मार्केटिंग के डिसीजंस अगर आप सही समय पर ले, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपको ध्यान में होगा, कुछ वर्ष पहले किसी कारण से सरकार ने मैगी नूडल्स के ऊपर बैन लगाया था। अब जब तक यह हादसा नहीं हुआ था, तब तक मैगी वॉज द लार्जेस्ट सेलिंग नूडल ब्रांड इन इंडिया। एक दूसरी कंपनी भी थी, टॉप रेमन बोल करके,
लेकिन उसके नूडल इतने नहीं बिकते थे। मैगी के नूडल्स लार्जेस्ट सेलिंग थे। किसी कारण से, पॉलिटिकल रीजंस आप कहें या इकोनॉमिक रीजंस आप कहें, जिसकी वजह से सरकार ने मैगी नूडल्स के ऊपर बैन लगाया। और आप देखेंगे कि विद इन ए स्पैन ऑफ 20 डेज बाबा रामदेव अपना पतंजलि आटा नूडल्स लेके आ गया। यानी कि बाबा ने मौके का फायदा उठाया। उसको पता था कि बैन लगा है, मामला कोर्ट में जाएगा, कम से कम 2 से 3 महीना लगेगा, तब तक मैं अपने आटा नूडल्स मार्केट में लॉन्च कर देता हूं। वो दिन का दिन है और आज का दिन है। मैगी की सेल्स दोबारा उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई जितनी होनी चाहिए थी। बाबा ने सही समय पर डिसीजन लिया और तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए अपने पतंजलि आटा नूडल्स लॉन्च किए। एंड दैट इज व्हाट इज स्पीड एट विच, अगर आप मार्केटिंग डिसीजन लेने में देर लगाएंगे, मौका हाथ से निकल जाएगा। आपका प्रोडक्ट राइट है, सी राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस with the right promotion should reach the right place at the right time। अगर सही समय पे तेरा प्रोडक्ट पहुंच जाता है ना, सही समय पर तू मार्केटिंग डिसीजन लेता है, तो ही तू सक्सेसफुल मार्केटिंग कर पाएगा। सो द राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस with the right promotion at the right place should be available at the right time। that is pace या speed। ये हो गया 5th P। इसके बाद में 6th P आता है पैकेजिंग। सी एक जमाने में हम लोग पैकेजिंग के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। आपको ध्यान में होगा, एक समय ऐसा भी था जब मैं छोटा स्कूल में जाता था, तो चॉकलेट्स वगैरह किराने वाले की दुकान में कांच की बरनी में बिना रैपर के होती थी। लोजेंस ऑरेंज के शेप में, संतरे की जो शेप होती है ना, उस संतरे के शेप में लोजेंसेस अवेलेबल होती थी बिना रैपर के। क्यों? क्योंकि लोग तब पैकेजिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, खुले प्रोडक्ट्स खरीदे जाते थे। लेकिन आज पैकेजिंग बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। अब सवाल यह उठता है कि पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? सर, प्रोडक्ट को बेचने से पहले जब मैं उसको कवर करता हूं, ढकता हूं, किसी भी बॉटल के जरिए, बॉक्स के जरिए, रैपर के जरिए या जार के जरिए, तो दैट इज नोन एज पैकेजिंग। सो पैकेजिंग वो मटेरियल है यूज्ड फॉर पैकिंग। पैकेजिंग इज द मटेरियल। बॉटल, टमाटर की सॉस बेचने के लिए, हेयर ऑयल बेचने के लिए जिस बॉटल का मैं इस्तेमाल करता हूँ, चॉकलेट बेचने के लिए जिस रैपर का मैं इस्तेमाल करता हूँ, ब्रेड बेचने के लिए जिस प्लास्टिक की थैली का मैं इस्तेमाल करता हूँ, टेलीविजन बेचने के लिए जिस कार्टन का मैं इस्तेमाल करता हूँ, दैट मटेरियल यूज्ड फॉर पैकिंग इज नोन एज पैकेजिंग। पैकेजिंग बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आज के जमाने में बेहद महत्वपूर्ण रोल है। क्यों इंपॉर्टेंट रोल है? क्योंकि पैकेजिंग मेरे प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है, मेरे प्रोडक्ट को टूटने फूटने से बचाता है। क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट के जरिए मेरे गुड्स जा रहे हैं, तो अगर पैकेजिंग सही रहेगी, आप देखें आपका बिस्किट का पैकेट जो आप खरीदते हो, जब वो बिस्किट का पैकेट आप घर पर ला करके खोलते हो, तो शायद ही कभी ऐसा होता है कि वो पैकेट में बिस्किट टूट गए, अदरवाइज पूरे के पूरे बिस्किट आप तक पहुंचते हैं। अब ये बिस्किट फैक्ट्री से निकल के ट्रक में लोड हो करके
आप जानते हैं इंडियन रोड कंडीशंस कितने खराब है, और बारिश के टाइम पे तो एकदम एसएल वर्ल्ड का राइड होता है, लेकिन फिर भी आपका टेलीविजन, आपका बिस्किट सही सलामत आप तक पहुंचता है, क्योंकि पैकेजिंग उसको प्रोटेक्ट करता है, खराब नहीं होने देता है। पैकेजिंग उसकी क्वालिटी को प्रिजर्व करता है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को प्रिजर्व करता है, उसे खराब नहीं होता है। जैम आप देखेंगे एयर टाइट कंटेनर में आता है, टमाटर की सॉस की बोतल भी एयर टाइट कंटेनर में आती है, कॉफी है, हेल्थ ड्रिंक्स हैं, ये सब क्वालिटी बरकरार रहती है पैकेजिंग की वजह से। और तीसरी बात जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, पैकेजिंग ग्राहक के ध्यान को आकर्षित करता है, यानी कि ये आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, क्योंकि अगर आप अट्रैक्टिव पैकेजिंग बनाओगे तो इस अट्रैक्टिव पैकेजिंग की वजह से ग्राहक का ध्यान आकर्षित होगा और वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। इसका मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहता हूं, किंडर जॉय। किंडर जॉय आपने नाम सुना होगा, बच्चों के लिए प्रोडक्ट आता है, अंडे के शेप का पैकेजिंग दिया है। उस अंडे के शेप के पैकेजिंग में दो हिस्से बने हुए हैं, एक हिस्से में छोटी सी कटोरी में मेल्टेड चॉकलेट और दो छोटे छोटे वेफर के बॉल्स हैं, और दूसरे हिस्से में एक छोटा सा प्लास्टिक का 5 रुपए का खिलौना होता है। यानी कि 5 रुपए का प्रोडक्ट है और 5 रुपए का खिलौना है। अट्रैक्टिव पैकेजिंग करने की वजह से कंपनी उस प्रोडक्ट को 45 रुपीज में, 10 रुपये का प्रोडक्ट 45 रुपये में बेचा जाता है। बच्चे खरीदते हैं, जिद करके खरीदते हैं। Why? Because packaging is important. पैकेजिंग बच्चों का ध्यान आकर्षित करता है, so that is why it promotes the product. ये हो गया आपका 6th P, that is packaging. 7th P जो है that is positioning. पोजिशनिंग का मतलब क्या होता है? एक सीधा सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं कि मार्केट में बहुत सारे मिलते जुलते प्रोडक्ट अवेलेबल है। सवाल यही उठता है कि कोई मेरे कंपनी के द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट को क्यों खरीदेगा? हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, मार्केट में गोरेपन की क्रीम में फेयर एंड लवली भी अवेलेबल है, फेयर एंड हैंडसम भी अवेलेबल है, गार्नियर का फेयर एंड लाइट भी अवेलेबल है। सवाल यही उठता है कि कोई कस्टमर, जब इतने सारे मिलते जुलते प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो ग्राहक गार्नियर कंपनी का फेयर एंड लाइट क्यों खरीदेगा? तो इसका सीधा सिंपल जवाब है कि कंपनी कहती है कि उसका प्रोडक्ट दूसरों के जैसा नहीं है, दूसरों से अलग है। यानी कि उसके फेयर एंड लाइट जो गोरेपन की क्रीम है उसमें नींबू के सत्व है, लेमन एक्सट्रैक्ट्स, जो कि उसके गोरेपन की क्रीम को दूसरी क्रीम से अलग बनाते हैं। सिमिलरली फेयर एंड लवली वाला कहता है कि उसके गोरेपन की क्रीम में कश्मीर का केसर है, फेयर एंड हैंडसम वाला कहता है कि उसके गोरेपन की क्रीम में लुमिनोपेप्टाइड है। तो पोजीशनिंग का मतलब होता है मार्केट में अपने प्रोडक्ट के लिए या अपनी ब्रांड के लिए एक अलग जगह बनाना, कि हमारा प्रोडक्ट या हमारा ब्रांड दूसरों के जैसा नहीं है, दूसरों से अलग है। बाबा रामदेव यही कहता है, 100% शुद्ध। अपनी हर एडवर्टीजमेंट में बाबा रामदेव या पतंजलि यही कहता है कि उसके प्रोडक्ट के अंदर कोई भी हानिकारक वस्तु या केमिकल नहीं है जो कि दूसरे प्रोडक्ट में पाई जाती है। और इसी वजह से देखो धीरे 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 करके 35,000 करोड़ की कंपनी हो गई पतंजलि। तो आप अपने लिए एक अलग जगह बनाते हो। तो पोजीशनिंग का मतलब क्या है? पोजीशनिंग का मतलब है क्रिएटिंग and maintaining a distinct image,
डिस्टिंक्ट इमेज मतलब एक अलग इमेज क्रिएट करना और मेंटेन करना। डिस्टिंक्ट इमेज इन द माइंड्स ऑफ टारगेट कस्टमर। अपने टारगेट कस्टमर के माइंड में अपनी ब्रांड के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए एक डिस्टिंक्ट इमेज को क्रिएट करना और उसको मेंटेन करना, दैट इज पोजीशनिंग। देख, आज के जमाने में सही तरीके से पोजीशनिंग करेगा तो ही तो मार्केट में सरवाइव करेगा। अगर तू प्रॉपरली पोजीशन करता है अपनी ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को, अपने गुड्स को, अपनी सर्विसेज को, यू विल बी सक्सेसफुल इन द मार्केट। पोजीशनिंग होना सही, बहुत जरूरी, सही पोजीशनिंग। सो दैट इज 4 + 3 7 पीस। ये देख, ट्रेडिशनली ये 4 पीस है, बदलते हुए समय के हिसाब से इसमें 3 और ऐड हुए, लेकिन ये 7 पीस जो है, ये 7 पीस गुड्स के लिए है। किसके लिए है? गुड्स के लिए। और मार्केटिंग हम सिर्फ गुड्स के लिए नहीं करते, सर्विसेज के लिए भी करते हैं, आइडियाज के लिए भी करते हैं। तो सर्विसेज में एयरलाइंस की सर्विसेज, बैंकिंग की सर्विसेज, इंश्योरेंस की सर्विसेज, उसके लिए भी कुछ पीस है। 4 पीस है, हमने 3 लिए क्योंकि आंसर के लिए 10 चाहिए, जो कि हम कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर गुड्स का खत्म हो गया, सर्विसेज का विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।